Hello friends, how are you? I hope you are doing well. Okay, so let's start our today's topic, that is money and banking. So first point is barter system. बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम को हम हिंदी में वस्तु विनिमय बोलते हैं. इट मीन्स एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को बदल लेना. सो हियर इज द मीनिंग. इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को बदलना. मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज डज नॉट एग्जिस्ट. इट मीन्स यहाँ पर मनी है वो एज अ मीडियम वर्क नहीं करती है. और वी कैन से दैट देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन एक्सचेंज देयर गॉट विथ काउ. इट मीन्स एक इंसान ने अपनी बकरी बेच दी उस इंसान को और बदले में उससे क्या ले ली? काउ. यहाँ पर उसकी कोई भी क्वांटिटी का पता नहीं चला कि उस गॉड का अमाउंट कितना था, एक काउ का अमाउंट कितना था, क्योंकि यहाँ पर मनी जो है वो वर्क ही नहीं करता. और ये जो बार्टर सिस्टम था ये आज से कई सेंचुरी पहले काम करता था. जब राजा वगैरह का राज हुआ करता था हमारी कंट्री के अंदर, तब ये बार्टर सिस्टम चला करता था. बार्टर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा ड्रॉबैक पैदा करता है. इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ईच वन वांट्स टू बाय दैट कमोडिटी विच द अदर वांट्स टू सेल. ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि हम जो अपनी वस्तु बेचना चाहते हैं क्या वो दूसरा इंसान उस वस्तु को खरीदना चाहता है. सो दैट ईच इंडिविजुअल सेल्स वन कमोडिटी एंड बाइज द अदर एट सेम टाइम. इट मीन्स ताकि वो हर इंसान अपनी एक कमोडिटी को बेच के उसी टाइम पे अपनी दूसरी जो उसे वस्तु चाहिए उसे खरीद सके. इट्स नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट डिमेरिट इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. यहाँ पर किसी भी चीज़ को मेज़र करने की एक कॉमन यूनिट नहीं है. सो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू इवेल्युएट कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. Hence, no proper accounting of goods and services was possible under this system. इस सिस्टम के अंदर किसी भी गुड्स और सर्विसेज का हम कॉमन यूनिट पता नहीं कर सकते हैं. हमें नहीं पता कि हमारे राइस के कितना प्राइस है और हमारी वीट की कितनी प्राइस है. लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. It means the borrower may not be able to arrange goods of exactly same quality at the time of repayment. It means borrower means क्या होता है? borrower means होता है जो उधार लेता है. अब बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था कि मुझे अगर वीट की ज़रूरत है तो मैं उधार ले आई उससे वीट. बट ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जिस क्वालिटी का वीट उससे लेके आई हूँ वापस लौटाते वक्त मैं उसी क्वालिटी का वीट उसे लौटाऊँ. तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? इसमें कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता था कि उस क्वांटिटी का स्टैंडर्ड क्या है, क्वालिटी क्या है. आज की डेट में आप कुछ भी परचेज़ करने जाओ हर चीज़ की क्वालिटी आपको दिखेगी. बट बार्टर सिस्टम में क्वालिटी तो थी बट उसको रीपेमेंट करने के टाइम पे अश्योरिटी नहीं थी कि वो इंसान हमें उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट लौटाएगा. नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या थी कि हम उस वैल्यू को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था. मनी कुछ मीडियम ही नहीं था, ना कॉइन्स थे ना मनी था, कुछ नहीं था. इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रांसफरेबल बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यहाँ हम उस अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते थे, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जो हम आज के टाइम पे कर लेते हैं. ओके, सो कोट ऑफ द डे इज टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी. नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हर एक को पढ़ना चाहिए. दिस इज़ अ कोट ऑफ द डे. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज़ मनी. ओके फ्रेंड्स, नाउ हियर इज़ द मीनिंग ऑफ मनी. A thing like notes and coins which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. Money क्या होता है? Money means मुद्रा, money means पैसा. नोट्स और कॉइन्स ऐसी चीज़ जो हर इंसान एक्सेप्टेड कर ले. किसके एक्सेप्ट माने क्या? तो स्वीकार कर ले एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सपोज आप मार्केट में कुछ परचेज करने गए, आपने शूज़ परचेज करे, बदले में आपने उसे क्या दिए? 500 रुपीज़ नोट दिया और शॉपकीपर वाले ने उसे क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. तो वही हमारे लिए क्या हो गया? मनी हो गया. तो फ्रेंड्स, इसकी जो डेफिनेशन है बहुत सारे ऑथर ने दी है.
तो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं। पहला है एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड दैट एट सम टाइम्स एक्ट एज अ मेजर्स एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या होता है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, हर किसी के द्वारा आसानी से एक्सेप्ट किया जा सके और हम इसे ट्रांसफ़र भी कर सके और हम इसे स्टोर करके भी रख सके, तो वो हमारा क्या है? मनी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मनी इज़ वॉट मनी डज। ये बाय वॉलकट ने दी है ये डेफिनेशन। उसने क्या बोला है? मनी क्या है? जो मनी एग्जिस्ट करे वही क्या है? मनी है। कुछ भी चीज़ हो वो हमारे जाने हमें नहीं पता वो करेंसी है, नोट है, बट वो एग्जिस्ट करनी चाहिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय कॉलबर्न, द मीन्स ऑफ वैल्यूशन एंड पेमेंट्स एज बोथ यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स could generally be acceptable as medium of exchange। किसी भी चीज़ की वैल्यू होना जो किसी के द्वारा आसानी से एक्सेप्ट की जाए और उसे जनरली हम कैलकुलेट कर सके, ट्रांसफ़र कर सके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर सके, वही हमारे लिए क्या है? मनी है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब मनी के फॉर्म्स कितने, मनी कितने प्रकार की होती है? मैंने कह दिया कुछ भी मान लो, पेपर मनी मान लो, कॉइन मान लो, लेकिन इनके भी तो कुछ टाइप्स होंगे। तो पहला जो है वो है स्टैंडर्ड मनी। इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ विच ऑल वैल्यूज़ आर मेजर्ड एंड द फेस वैल्यू विच इज़ इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। फ्रेंड्स, इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स होती है रियल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। सो स्टैंडर्ड मनी का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसी मनी की फॉर्म है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं फेस वैल्यू के बराबर, वो हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड मनी। फॉर एग्जांपल गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, हम इसकी फेस वैल्यू के अमाउंट के बराबर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टोकन मनी। इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ मनी द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ विच इज़ लेस देन इट्स फेस वैल्यू। जो इसकी रियल वैल्यू होती है वो उसकी फेस वैल्यू से क्या होती है? कम होती है। फॉर एग्जांपल पेपर नोट्स। कैसे? पेपर नोट्स पे 500 रुपीज़ पड़े हैं, लिखे हुए हैं, उसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 500 है मार्केट में, बट क्या उसको बनाने में हमारे 500 रुपीज़ खर्च हुए? नहीं हुए ना, वो तो 1-2 रुपये ही लगे हुए होंगे, इसीलिए वो फेस वैल्यू से क्या होती है? लेस होती है। पेपर मनी, इट इज़ मेड ऑफ पेपर एंड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। पेपर मनी आप सबने देखा है, 100 का नोट ले लीजिए, 1000 का ले लीजिए, 2000 का ले लीजिए, ये सब क्या है? हमारी पेपर मनी है। फॉर एग्जाम्पल 500, 2000 रुपीज़, और ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू होती है। किसके द्वारा होती है? गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए हमारे यहाँ करेंसी कौन इशू करता है? पेपर मनी कौन इशू करता है? यस, यू आर राइट, आरबीआई। हमारे यहाँ पेपर मनी कौन इशू करता है? आरबीआई। और आरबीआई किसके अंडर में करता है? गवर्नमेंट के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है? दिस मनी इज ऑल्सो नोन एज अ फिएट मनी। इस मनी को हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी भी बोलते हैं। इट इज़ दैट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड बाई एवरी पीपल। ये वो मनी है जो हर एक इंसान के द्वारा क्या होती है? एक्सेप्टेड की जाती है, मतलब स्वीकार कर ली जाती है। एंड इट इज़ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा अप्रूव की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल करेंसी, रुपीज़, कॉइन्स। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब हमने ये समझ लिया कि मनी क्या होता है, हमने समझ लिया बार्टर सिस्टम क्या होता है, हमने समझ लिया मनी की फॉर्म्स कितनी होती है, कितने प्रकार के होते हैं। अब सब जानने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि मनी का काम क्या होता है, ये करता क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं इसके। तो पहला जो फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑल बाइंग एंड सेलिंग इज डन थ्रू द मीडियम मनी। जो भी हम खरीदते हैं और बेचते हैं उसके बीच में क्या वर्क करता है? मनी एज अ मीडियम वर्क करता है। नेक्स्ट, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या है? एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है। हम हर एक कमोडिटी की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पता कर सकते हैं कि भाई ये इतनी क्वांटिटी का है तो इसका इतना अमाउंट हो गया, तो ये क्या है? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ गुड्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, इट सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं आराम से।
वी स्टोर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर कमोडिटी। हम क्या कर सकते हैं, मनी को मनी की फॉर्म में तो स्टोर करके रख सकते हैं, किसी और कमोडिटी के फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि कमोडिटी मीन्स क्या होता है, गुड्स। अब मैं स्टोर कैसे करके रख सकती हूँ भाई, आप सबके बैंक अकाउंट है, उस सब में आप क्या है अपना पैसा स्टोर करके ही तो रख रहे हो, एक तरीके से डिपॉजिट कर रहे हो, वहाँ पे स्टोर कर रहे हो। तो इट मीन्स आप मनी को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, जमा कर सकते हो। नेक्स्ट, इजी टू मोबाइल। इजी टू मोबाइल मीन्स आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह तक मनी को लेके जा सकते हैं। मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इजीली, क्योंकि मनी मतलब करेंसी, पेपर नोट, उसमें ज़्यादा वजन तो होता नहीं है, तो हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उस मनी को लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ऑल बोरोइंग एंड लेंडिंग कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ मनी। जितनी भी उधारी होती है वो हम पैसों, फॉर्म ऑफ मनी में कर सकते हैं। मैंने आपसे उधार लिए 1000 रुपये, मैं फ्यूचर में आपको 1000 रुपये लौटाऊंगी, तो उसके फ्यूचर रीपेमेंट भी क्या होगा, सेम क्वांटिटी पे होगा। उतने ही 1000 रुपये में मैंने आपसे लिए और 1000 ही दिए, इट मीन्स इसकी क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स आपको? 5 फंक्शंस होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इट सर्व एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इजी टू मोबाइल, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स हम फंक्शंस ऑफ मनी को और थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। इसके मेन 3 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस और अदर फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस मैंने अभी आपको बताया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। नाउ सेकेंडरी फंक्शन, it bifurcates into 4 parts. First is basis of credit, second helps distribution of social income, third helps to equalize marginal utilities, and fourth is helps increasing production of capital. क्या है, हम इसको क्रेडिट कर सकते हैं। क्रेडिट मीन्स क्या होता है, उधारी पे दे सकते हैं, सोशल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट मीन्स हम सोशली इस अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को बढ़ाता है, हमें हमारी प्रोडक्शन कैपिटल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। और अदर फंक्शंस क्या होते हैं, हेल्प्स टू मेज़र प्राइस इन्फ्लेशन, हमें इन्फ्लेशन को पता करने में, मेज़र करने में सबसे ज़्यादा मनी हेल्प करता है। हेल्प्स टू मेंटेन पेमेंट कैपेसिटी, हमें कितना क्या पेमेंट करना है, हर करेंसी की, हमारी कंट्री की करेंसी क्या है, रुपीज़, तो उसका भी एक पर्टिकुलर क्या कैपेसिटी है। बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम मनी के थ्रू। कैपिटल ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं। इंडेक्स पता कर सकते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्शन का, कितना इंडेक्स है। आराम से हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मनी एक क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आता है मनी सप्लाई होता क्या है। अब मनी पता कर लिया, फंक्शन देख लिए, फॉर्म्स देख लिए, अब हमने देखा मनी सप्लाई कैसे करते हैं। सो इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, तो यही क्या है, मनी क्या एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई। इट रेफर्स टू टोटल करेंसी एंड नोट्स विद द पीपल एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट मीन्स ये क्या है, टोटल करेंसी, हमारे पास कितना पैसा है लोगों के पास, और उनका कितना पैसा बैंक में उस पर्टिकुलर टाइम में जमा है, हम मनी सप्लाई के थ्रू पता कर सकते हैं। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम। हम एक पर्टिकुलर टाइम में पता कर सकते हैं कंट्री के अंदर पीपल के पास कितना पैसा है। तो इसको मेज़र करने के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है M1। M1 इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। करेंसी विद पब्लिक मतलब पब्लिक के पास कितनी पैसा है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट, उसका पैसा कितना जमा है एफडी में। तीसरा उसने अदर डिपॉजिट कितने कर रखे, लाइक आरडी, सेविंग में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। M2 के अंदर क्या आता है, M1 इट मीन्स तीनों चीज़ें ही, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट प्लस डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। हमने पोस्ट ऑफिस में कितना अमाउंट अपना डिपॉजिट के रखा है। M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M1 मीन्स करेंसी विद पब्लिक,
डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को एफडी बोलते हैं। और M4 मीन्स M3 प्लस टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। M3 के अंदर क्या आ गया, M1 आ गया, टाइम डिपॉजिट आ गया, टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस मतलब हमारा टोटल पैसा पोस्ट ऑफिस में कितना जमा है। इन 4 पॉइंट से हम पता कर सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर मनी का कितना सप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक रिवीजन। सो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा है। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड stock of money held by the government. Supply of money does not include stock of money held by the banking system of a country or all of these. फ्रेंड्स बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। yes, fourth option is right, all of these. Now second, which of the following is not a component of M1? मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई करने के लिए M1 के अंदर इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था, ए डिमांड डिपॉजिट, बी करेंसी, सी अदर डिपॉजिट, डी टर्म डिपॉजिट। यस बताइए। यस राइट, इट इज टर्म डिपॉजिट। नाउ थर्ड, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉइन्स। और कॉइन्स कौन इशू करता है, आरबीआई तो क्या इशू करता है, पेपर करेंसी इशू करता है। हमारे यहाँ कॉइन्स कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। ओके। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इज फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। आरबीआई कौन सा सिस्टम फॉलो करती है करेंसी इशू करने के लिए। प्रपोर्शनेट सिस्टम, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, फिक्स्ड फिड्यूशरी इशू सिस्टम। यस राइट, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नाउ फिफ्थ वन इज टर्म डिपॉजिट आर दोज। टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं, अगेंस्ट विच नो चेक कैन बी इशूड, अगेंस्ट विच नो इंटरेस्ट इज पेड टू द डिपॉजिटर, विच आर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बोथ ए एंड सी। The right answer is both A and C. So friends, हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बैंक के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है।